हाँ, तो प्रिय बच्चों, अभी हम पिछले पीरियड में रस पढ़े, अलंकार पढ़े और यहाँ तक कि हमने हिंदी साहित्य के अंतर्गत पद्य काव्य साहित्य का जो विकास हुआ है किस तरह से हुआ, धीरे धीरे करके, एक दिन में तो विकास नहीं हुआ, लेकिन किस तरह से उसका क्रम बना, इस क्रम के हिसाब से हमने उसका अध्ययन किया। आज हम उस टॉपिक से थोड़ा हट करके बात करना चाहते हैं। कहते हैं किसी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए विराम चिन्हों की खास जरूरत होती है। अगर इन विराम चिन्हों, विराम का मतलब होता है थोड़ा सा ठहराव, कहीं हम थोड़ा सा ठहराव लेते हैं, कहीं ज़्यादा ठहराव लेते हैं और कहीं कहीं हम बिल्कुल ठहर जाते हैं। तो किसी भी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए इन विराम चिन्हों की खास जरूरत हुआ करती है। कोई भी भाषा हो, अगर उस भाषा का व्याकरण समृद्ध होगा तो वो भाषा अपने आप समृद्ध हो जाती है। हम देखते हैं कि कुछ खास विराम चिन्ह हमारे सम्मुख ऐसे आ जाते हैं जिनके विषय में हम नहीं जानते होते। जैसे प्रायः हम एक चिन्ह है जिसे हम कामा कहते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि ये अंग्रेजी का शब्द है कामा, हिंदी में कोई नहीं कहता, जबकि हिंदी अध्यापक भी वो सीधे सीधे कामा कह करके पल्ला झाड़ लेता है। देखिए यहाँ पर नंबर का में कामा शब्द है, एक चिन्ह बना हुआ है जिसे कामा के नाम से जानते हैं। इस कामा का अर्थ होता है अल्प विराम, जिसको हम कहेंगे अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा ठहराव, विराम माने ठहराव, यानी थोड़ा सा ठहराव लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हम थोड़ा सा ठहराव कहाँ लेते हैं, तो हम ये कहेंगे कि देखा होगा जब हम किसी कवि या लेखक की रचनाएं लिखते हैं तो उन रचनाओं को लिखने के साथ साथ हम बीच में एक चिन्ह छोटा सा लगाते हैं, और शायद ध्यान हो बीच में कामा ही लगाया जाता है। जैसे हम ये कहें, मान लो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हम लिख रहे हैं, तो हमने लिखा गोदान, कायाकल्प, थोड़ा सा ठहराव लेते हैं ना, गोदान, कायाकल्प, रंगभूमि, इस तरह से हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। जहाँ थोड़ा सा ठहराव लेते हैं वहाँ पर हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम किसी देश की परिस्थितियाँ लिख रहे हैं, कहें कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, यानी थोड़ा सा हम ठहराव लेते हैं। अगर हम ये कहते चले जाएं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, तो वहाँ किसी प्रकार का कोई ठहराव नहीं होता। हम ऐसे जगहों में हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं जिसे अंग्रेजी में हम कामा के नाम से जानते हैं। नंबर खा में देखिए, कामा लगा है, उसके ऊपर एक बिंदी रखिए। इसे प्रायः सेमी कामा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अर्ध विराम इसे कोई नहीं जानता, कोई लगाता नहीं। यह अर्ध विराम वहां लगता है कि जब हम कोई बात करते हैं तो वाक्य तो हमारा पूरा हो जाता है, लेकिन हमारी बात नहीं पूरी होती है। वाक्य पूरा हो जाने के बाद अगर हमारी बात नहीं पूरी होती है तो वहां बीच में हम इस अर्ध विराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए
जैसे कि कहा जाए कि मैं कानपुर जाऊंगा, लेकिन लगा है, यानी अभी इसका मतलब है कि हमारा वाक्य तो पूरा हो गया लेकिन हमारी बात नहीं पूरी हुई, इसलिए बीच में हम अर्धविराम अर्थात आधा ठहराव, कुछ देर के लिए हम ठहराव लेते हैं और फिर अपनी बात कह करके हम फिर यहाँ पर एक सरल रेखा से प्रदर्शित करते हैं एक चिन्ह जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम कहते हैं, यानी हमारी बात खत्म हो गई और वहां पर हमने पूरा विश्राम कर लिया। इसी तरह से देखिए ये पूर्ण विराम का भी जिक्र इसमें आ गया। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, जो अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जहां पर किसी वाक्य में लगता हो कि कोई कुछ किसी से प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है, क्या क्यों इस तरह के शब्द लगे होते हैं, वहां पर इस प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्वेश्चन मार्क अंग्रेजी में कहते हैं। इसके बाद फिर ये एक चिन्ह बना हुआ है, एक पूर्ण विराम लगा है, उसके नीचे फिर एक बिंदी लगी हुई है जिसे हम संबोधन के नाम से जानते हैं। यह विस्मयादिबोधक चिन्ह भी इसे कहते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इस विस्मयादिबोधक चिन्ह का जहां हम कहीं आश्चर्य प्रकट करते हैं या घृणा या नफरत इस तरह का या किसी को अफसोस करना है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि हाय मैं तो लुट गया। हाय शब्द के बाद हम यहां पर संबोधन का चिन्ह लगाते हैं, हाय मैं तो लुट गया। इस तरह से हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं, एक दो चिन्ह बने हुए हैं, दो बिंदियां लगी हुई हैं और इसके बाद एक चिन्ह लंबा सा साइड को लगा है जिसे अंग्रेजी में हम इस चिन्ह को केवल डैश कहते हैं, जबकि इसे हम विवरण चिन्ह के नाम से हिंदी में जानते हैं। लेकिन प्रायः चाहे वो हिंदी वाला मास्टर हो चाहे अंग्रेजी वाला हो, वो सीधे डैश कह करके अपना पल्ला झाड़ देता है। हिंदी वाला भी डैश कहता है। इसे विवरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। देखिए, जब हम मान लो किसी कवि की रचनाएं ही लिख रहे हैं तो कहेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अगर हम ये कहते हैं तो निम्नलिखित के बाद ये चिन्ह लगा देते हैं, इस तरह कर देते हैं और आगे रचनाएं लिखना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये दो बिंदियां लगी हुई हैं, इन बिंदुओं को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कॉलन, और साथ में डैश जुड़ा है, कॉलन एंड डैश इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी वाला अध्यापक कहता है कॉलन एंड डैश। लेकिन आगे नंबर जब हम शुरू करते हैं तो एक चिन्ह है जिसमें डबल कामा लगे हुए हैं दोनों तरफ से, इसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण या अवतरण चिन्ह, ये उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहते हैं। इसमें हम किसी महापुरुष की कोई परिभाषा है या उसका कोई कथन है, जब हम उसको लिखते हैं तो लिखने के साथ हम उस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम इस उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं और ऊपर जो विवरण चिन्ह लगा उसका भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, तो हमने वो दो बिंदियां लगाई और डैश का चिन्ह लगा दिया, इसके बाद दो डबल कामा लगा दिया। इसको अंग्रेजी वाला अध्यापक कहता है, हिंदी में तो हम उद्धरण चिन्ह कहेंगे,
लेकिन अंग्रेजी वाला अध्यापक कहता है कॉलन एंड डैश इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। बिगिन का मतलब शुरू, और वो अपनी बात कहना शुरू कर देता है और हम समझ जाते हैं कि वहाँ 2 बिंदियाँ लगा करके डैश लगाएंगे और हम 2 कॉमा लगाएंगे और अपनी बात वो कहता चला जाता है। लास्ट में कहता है फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, फिर कहता है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस तरह से जब हम किसी महापुरुष के कथन को परिभाषित करते हैं, लिखते हैं, तो वहाँ पर हम इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। हम फिर बता देते हैं कि अगर किसी भाषा को समृद्ध करना है तो उस भाषा में हमें विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। अगर इनकी जानकारी नहीं है तो ये समझ लीजिए कि हमारी कोई भी भाषा समृद्ध नहीं हो सकती है। बस आज के इस क्लास में हम आपको इतना ही बताएंगे। इसी पीरियड में अगले दिन फिर